गुड इवनिंग, वेलकम टू रिचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। प्रयागराज से मैं के सिंह। आज आप लोग पैसिव वॉइस का कुछ टेक्निकल रूल पढ़ने चल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम आज ये बताने वाले हैं कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई क्लास दिया गया है तो क्लास की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यानी उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से पैसिव वॉइस में इंक्लूड करेंगे, क्या उसका रूल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली पैसिव वॉइस में कोई ना कोई चाहे लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर पूरा क्लास मिल जाता है और ज़्यादातर संभावना होती है सबऑर्डिनेट क्लास की। तो ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे जहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्थान कोई सबऑर्डिनेट क्लास ले ले। तो ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम को जानने से पहले अगर इस तरीके के एक दो एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए तो समझने में सुविधा होगी। बहुत आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे रूल को आप समझ सकेंगे। तो एक सेंटेंस लेते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे कहा जाए, दे से दैट द किंग इज कमिंग। अब इसकी पैसिव वॉइस आपको बनाना इस सेंटेंस, दे से दैट द किंग इज कमिंग। अब ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा आपको देखिए, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पूरा जो क्लास दिया गया सबऑर्डिनेट क्लास है। और इस सबऑर्डिनेट क्लास को, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रोल में आ गया। जब ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कैसे आया, ये जो वर्ब दिया गया है, इस वर्ब में अगर हम दो प्रश्न करें, ऑब्जेक्ट पकड़ने का जो नियम हम आपको बताए थे, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी इसके पहले पैसिव वॉइस नहीं पढ़े, ऑब्जेक्ट नहीं पहचान उनको है, तो उनके लिए भी है कि जो वर्ब दिया होता है, इसी वर्ब में अगर हम दो प्रश्न करें अपने मन में, व्हाट या हु लगाकर, तो इससे जो भी आंसर प्राप्त होता है वो आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट करके आता है, वो ऑब्जेक्ट वही कहलाता है। चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग के रूप में। तो ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के एक बेहतर तरीका होता है, अच्छा मार्ग होता है। हम आपको डिटेल पैसिव वॉइस में इसके बारे में बता चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ देखा जाए, दे से वे कहते हैं। अब पहला प्रश्न क्या कहते हैं, कहते हैं कि किंग इज कमिंग, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। आ रहा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सम्मान के साथ बोला जाएगा कि राजा आ रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई एक शब्द नहीं मिला। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजा आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा क्लाज, इसको हम क्लाज कहेंगे, सेंटेंस भी नहीं बोला जाएगा। जब एक सेंटेंस में एक से अधिक सेंटेंस बनने लगता तो उसको क्लाज कहते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट को क्लाज कहते हैं। इसे देखा जाए तो प्रिंसिपल क्लाज और ये सबऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लास का जो वर्ब दिया होता है, जो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब है, इसी वर्ब में हमको दो क्वेश्चन करना ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। और ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए जब दो क्वेश्चन करेंगे तो दोनों क्वेश्चन में से एक जवाब हमको मिल रहा है कि दे से वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजा आ रहे हैं। हमको जवाब के रूप में राजा आ रहे हैं यानी द किंग इज कमिंग मिला। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया। ऐसे सेंटेंसेज में जहाँ पर कोई क्लास ऑब्जेक्ट बनकर आता है, ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपके सामने रख दिया जाए तो कहीं न कहीं दुविधा होगी कि इससे हम पैसिव वॉइस की शुरुआत करें, से को ध्यान में रखते हुए पैसिव वॉइस बनाएं। तो ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट आता है, सबसे पहले, यानी आप जो सेंटेंस में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आता है। नियम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत हम कह सकते हैं कि इट से करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसका रूल लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लें ताकि कभी गलती ना हो। तो रूल क्या होगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है कि सबसे पहले हम इट को लाएंगे, यानी इट लाया जाएगा, दिख रहा होगा। चलिए, इट के बाद क्या लाएंगे, उचित हेल्पिंग वर्ब। उचित हेल्पिंग वर्ब, ये नियम आप लोग नोट कर लें, उचित हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब उचित हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, आपको पता ही है कि कोई न कोई वर्ब लाएंगे। जो वर्ब कौन सा लाएंगे, लेक्सिकल वर्ब लाया जाएगा, जिसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये लेक्सिकल वर्ब हो गया। अब लेक्सिकल वर्ब के बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा, जो क्लाज में दिया होगा। लेक्सिकल वर्ब के बाद हम क्या लाएंगे, दैट लाएंगे। दैट यानी या यूं कह सकते हैं पूरा क्लाज लेकर आएंगे। हम दैट क्यों लिखें भाई, क्लाज तो कई रूपों में बनता है, तो पूरा हम क्लाज लेकर के चलेंगे।
और ये जो लेक्सिकल वर्ब आएगा ये हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में रहेगा। इस नियम का पालन करेंगे। अब इसमें देखा जाए, इस सेंटेंस की पैसिवाइज बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम इस सेंटेंस के लिए क्या लेकर चलेंगे। इस सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। इट आ गया, क्लियर होगा, यहाँ इट ला दिया गया। अब इट के बाद टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको सोचना है कि दे से दैट, वो कहते हैं कि इट के बाद अगर ये से दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब में एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते वर्ब का बेस फॉर्म लगा है, और जब वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगा है तो इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो इट इज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट के बाद उचित हेल्पिंग वर्ब यही लगेगा टेंस को ध्यान में रखते हुए, यानी इज लग गया। टेंस को ध्यान में रखते हुए से के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के कारण उचित हेल्पिंग वर्ब इज मिला इट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इज का प्रयोग कर दिया गया, तो इट इज हो गया। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लेक्सिकल वर्ब रूल में दिया गया है, लेक्सिकल वर्ब से है, और लेक्सिकल वर्ब जब से है तो इसका थर्ड फॉर्म हम सेड के रूप में रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज सेड, इट इज सेड हो गया। ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इट इज सेड हो गया। अब लेक्सिकल वर्ब के बाद रूल क्या कहता है कि क्लाज को लाएंगे, क्लाज को लाएंगे। एक बात यहाँ हम आपको और बता दें, अगर पैसिव वॉइस के रूल से चला जाए तो हम शॉर्ट में रूल आपको बताएं। पैसिव वॉइस के नियम से चला जाए तो क्या आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके बाद रिमेनिंग ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और इसके बाद अदर वर्ड, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्लाज दिया गया है, उस कंडीशन में आप चाहें तो यहाँ पर यहीं पर हम सीधा सीधा बाई ला सकते हैं, बाई दे का देम कर सकते हैं, देम बाई THEM, देम हो गया। अब जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बच रहा है इसको इसी क्रम में लाएंगे, यानी दैट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद फिर द किंग दिया गया है तो आप द किंग को लेकर चलेंगे, द किंग। यहाँ पर इस दिया गया है, ध्यान देना है कि जब पहला पार्ट पास्ट टेंस में होता है, दूसरे पार्ट को भी हम पास्ट टेंस में कर लेते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय क्लाज वाले सेंटेंसेज में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ सेट दिया गया है तो आपको भी सेट के रूप में रखना है। तो इट इज सेट दैट द किंग वाज कमिंग यहाँ कर देंगे। इसमें आपको दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या है कि यहाँ पर देखिए इज के स्थान पर वाज कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि इट का प्रयोग सबसे पहले किया गया क्लाज होने के नाते, ऐसे सेंटेंसेस को इसी रूप में हम पैसिव वॉइस का रूप देंगे। तो ध्यान रखना है कि जहाँ पर क्लाज आए, क्लाज में भी सबऑर्डिनेट क्लाज विशेष तौर से ऑब्जेक्ट का स्थान ले, तो सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करेंगे। अब एग्जाम में कभी कभी ये शब्दावलियाँ काट दी जाती हैं, इसको चाहें तो आप ना लिखें, हम आपको समझाने के लिए यूज किए हैं। एग्जाम में आपको भ्रमित करने के लिए ये एग्जामिनर के द्वारा काट दिया जाता है, और स्टूडेंट ऐसे सेंटेंसेज में कन्फ्यूजन समझते हैं, कन्फ्यूजन उनको होने लगता है और सेंटेंस गलत कर जाते हैं। तो ये बाई प्लस सब्जेक्ट दिया है, अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। इससे सेंटेंस की सेहत पर, इससे सेंटेंस के रिदम पर, इससे सेंटेंस के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ध्यान देंगे कि बाई प्लस सब्जेक्ट को लिखिए चाहे न लिखिए, लिखना है तो आपको क्लास के पहले यहीं इसको रख लेना है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, अर्थ देगा। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जनरली बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की प्रथा हटती जा रही है, इसलिए इससे किसी तरह से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्लाज को आपको लेकर चलना है, और अगर पहला पार्ट पास्ट में हो गया दूसरे को भी पास्ट में रखना उचित होगा। और भी कुछ सेंटेंसेज लेते हैं, चलिए दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस कैसे, कई तरह के सेंटेंस आते हैं। जैसे हम कहें कि ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा, अब कुछ पूछा, कोई क्लाज रख देते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ही आस्क्ड मी इफ, चलिए ही आस्क्ड, ASKED, इफ ही आस्क्ड मी, इफ नहीं बल्कि यहाँ पर पहले मी कर लेते हैं, ही आस्क्ड मी कामा होगा, सॉरी ही आस्क्ड मी दैट, या इफ चाहे जो आप लगाना चाहें, चलिए हम इफ को मान लेते हैं क्लास के रूप में। ही आस्क्ड मी इफ आई
could, COULD, I could kill, KILL, kill the lion। अब इसकी पैसिव वॉइस हमको बनानी है। आई कुड किल अ लायन, अगर पास्ट पहले से दिया गया तो आपको पास्ट का पास्ट में नहीं चेंज करना, प्रेजेंट दिया गया है तो प्रेजेंट को पास्ट में कर देंगे, तो ध्यान रखना है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या सोचना होगा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, ये वर्ब हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, मी ऑब्जेक्ट है, और इधर का पूरा पूरा पार्ट ये जो क्लास दिया गया है, चाहे दैट के माध्यम से चाहे इफ के माध्यम से दिया गया है, तो इसको हम क्लास कहेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट का स्थान क्लास ले लिया, कैसे लिया ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट का स्थान क्लास कैसे लिया, ये सेंटेंस में आस्क्ड वर्ब दिया गया है, आस्क्ड। अब ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का हम आपको एक तरीका बताए थे, पहला व्हाट के माध्यम से प्रश्न करेंगे, दूसरा होम के माध्यम से प्रश्न करेंगे, जो भी आंसर मिलता है उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ये ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे OBJECT, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर ऑब्जेक्ट, ये आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट का स्थान क्लास लिया कि नहीं लिया, क्या ये बात सही है, तो ही आस्क, उसने पूछा, पहला प्रश्न कहेंगे क्या पूछा, ये पूछा कि इफ आई कुड किल अ कैन, कि मैं शेर मार सकता हूँ, मैं शेर मार सकता हूँ, इसका मतलब शेर मारने की सक्षमता मेरे अंदर है, ये पूछा, यानी आंसर के रूप में पूरा पूरा क्लास मिला, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया कि इफ आई कुड किल द किंग, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, चाहे द किंग, सॉरी किल द लायन, चाहे अ लायन भी यहाँ लिख सकते हैं, चाहे द लिखिए, द अगर लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा जोर पड़ रहा है, अ लगाएंगे तो उसको एम्फेसिस कम किया जा रहा। तब इस कंडीशन में देखेंगे अ लायन दिया गया है तो पूरा पूरा क्लास एक ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पर मी भी एक ऑब्जेक्ट है। जब क्लास भी ऑब्जेक्ट बनकर आए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है कि सबसे पहले क्लास होने पर हम सेंटेंस की शुरुआत इट से करेंगे, इट से करेंगे। टेंस देखिए कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वाज लिख दिया गया है क्योंकि चूंकि इट क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वाज लगा दिया गया। अब क्या हो जाएगा, इट वाज आस्क्ड, ASKED, इट वाज आस्क्ड। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है टू मी, यहीं लिख सकते हैं टू मी। इसके बाद टू मी, यहीं पर चाहें तो हम बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, हिम दैट कर सकते हैं। दूसरा इफ से सेंटेंस की शुरुआत ले लीजिए। इसके बाद आई कुड, COULD, कुड किल, KILL, किल आ लायन, ये हो गया एक तरीका। दूसरा, एग्जाम में इतना डिटेल नहीं दिया जाता, एग्जाम में शार्ट कर दिया जाता है। शार्ट कैसे किया जाएगा, ये सब सारी बातें एक साथ अगर दी जाती हैं तो आप आसानी से प्रश्न को पढ़ लेंगे, विकल्प तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए एग्जामिनर आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में लाने का प्रयास करता है एग्जाम में। तो ऐसी कन्फ्यूजन से कैसे बचेंगे, देखिए और किस तरीके से इसको दिया जा सकता है। यहाँ पर चाहे अगर दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट एक अलग से दिया ही गया है, तो चाहे तो हम इसी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक दूसरा रूल इसका ये भी है। तो मी दिया गया है तो आई हो जाएगा, आई के साथ वाज होगा, इसके बाद आस्क का आई वाज आस्क। अब यहाँ पर टू मी भी नहीं लगाने की जरूरत है, कारण क्या है, किसी को हम ऑब्जेक्ट मान लिए, और जब इसी यानी मी को ऑब्जेक्ट मान लिए तो आई वाज आस्क होगा। आई वाज आस्क के बाद फिर सीधा दैट लगा करके, इफ लगा करके पूरा सेंटेंस आप उसी क्रम में रख सकते हैं। एक तरीका ये भी है। तो यहाँ बाई भी लिखने की जरूरत नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा जा रहा। लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई मी, आई वाज आस्क्ड बाई मी, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कैसे लिखा जा रहा है कि सीधा सीधा अगर डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है तो दूसरे ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और क्लास वाले को उसी क्रम में रहने देंगे। तो क्लास वाला अगर उसी क्रम में चलेगा दैट हो जाएगा, चाहे इफ लगा है तो इफ का प्रयोग कर लीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस इसी क्रम में रहने देंगे। यानी आई कुड होगा, आई कुड किल, आई कुड किल हो गया। इसके बाद अ लायन, आई कुड किल अ लायन, ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें भी आपको अगर वरीयता देनी हो कि एग्जाम में दोनों विकल्प मिल जाए तो सबसे बेहतर कौन माना जाएगा। आजकल मॉडर्न इंग्लिश का ज़माना है, बहुत ज़्यादा वर्ड को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है।
आजकल शार्ट में यानी संक्षिप्त वर्ड में अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा, पूरा भाव निकल जा रहा, तो ऐसे सेंटेंसेज को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर हमको एग्जाम में प्रायोरिटी देनी हो, प्राथमिकता देनी हो, तो इसको हम प्रथम वरीयता देंगे और इसको सेकंड वरीयता देंगे। दोनों तरीके से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यहाँ इशू ये नहीं है, यहाँ इशू ये है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्लास को दिया जाए तो उस क्लास से हम कैसे निपटेंगे, क्लास की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हमारा क्या रूल होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, अगर डबल ऑब्जेक्ट मिल रहा है यानी एक छोटा ऑब्जेक्ट, एक लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है और एक ऑब्जेक्ट क्लास के रूप में मिल रहा है, तो दोनों तरीका है, हम इस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर सेंटेंस में केवल क्लास ही ऑब्जेक्ट का स्थान ले रहा है तो उसके लिए तरीका है कि इट से सेंटेंस की शुरुआत करिए, जैसे कि पहले यानी ऊपर बताया गया था। ये दूसरा तरीका है। एक उदाहरण हम आपको और देंगे ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे कहा जाए आई नो द बॉय हु ब्रोक द विंडो। आई नो द बॉय हु ब्रोक द विंडो, इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। आई नो, KNOW, द बॉय हु ब्रोक द विंडो, इसकी पैसिव वॉइस आप लोग बनाएंगे। आई नो द बॉय यानी मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी। अब इसमें सेंटेंस का सब्जेक्टिव रूप लीजिए, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और ये सेंटेंस का लेक्सिकल वर्ब यानी मूल वर्ब हो गया, ये लेक्सिकल वर्ब है। द बॉय, आई नो द बॉय, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया और हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी, ये सेंटेंस का क्लाज हो गया। क्लाज के रूप में देखा जाए तो ये भी ऑब्जेक्ट का ही स्थान ले रहा है। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ, किसे जानता हूँ, इसमें दो प्रश्न करेंगे, व्हाट या हुम के माध्यम से। व्हाट या हुम के माध्यम से प्रश्न करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट नो क्या जानता हूँ, क्या जानता हूँ, जिसने खिड़की तोड़ी ये जानता हूँ। मैं जानता हूँ किसने, क्या जानता हूँ, जिसने खिड़की तोड़ी, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा क्लाज हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा किसे जानता हूँ, उस लड़के को जानता हूँ, द बॉय मतलब उस लड़के को जानता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी होगी तो ध्यान देना, इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, केवल एक ऑब्जेक्ट दिया गया होता तब तो इट से सेंटेंस की शुरुआत करते, लेकिन दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, पहले ऑब्जेक्ट के रूप में द बॉय मिल रहा है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत इट से ना करके द बॉय से करेंगे। यही अगर केवल क्लाज ही ऑब्जेक्ट के रूप में दिया जाता तो इट से सेंटेंस की शुरुआत करते। अब क्या हो जाएगा, द बॉय, आई नो, ये देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो द बॉय सिंगुलर है, द बॉय सिंगुलर होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा द बॉय इज। इसके बाद फिर ध्यान रखना है, नोन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, KNOWN। अगर यहीं पर आप बाई लगाना चाहें तो आप लोगों को बताया गया था, इसके पहले हम डिटेल क्लास में आपको बताए थे, जब पूरा क्लास आपको सिस्टम से दे रहे थे, उस वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। नोन और ओब्लाइज दो शब्द ऐसे होते हैं, दो वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट को रखना ही चाह रहे हैं तो बाई का प्रयोग ना करके टू कर सकते हैं, टू मी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद फिर सीधा क्लाज पर आएंगे। क्लाज क्या हो गया, हु ब्रोक, BROKE, द विंडो, WINDOW। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपको फंसाता है, जो एग्जाम में आपको दिग्भ्रमित किया जाता है, दूसरा तरीका ये है कि द बॉय, सीधा सीधा हम लेते हैं, द बॉय इज नोन, KNOWN, इसको भी हम गायब कर देंगे, टू मी को भी गायब कर देंगे, सीधा आ जाएंगे क्लास पर, यानी हु आ जाएगा, हु ब्रोक होगा, इसके बाद द विंडो, WINDOW। ये इस तरह से आप अगर क्लास सेंटेंस में पाएँ, क्लास सेंटेंस में दिया रहे तो ऐसे सेंटेंसेस की यानी क्लास रिलेटेड सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस इसी नियम से हम बनाएंगे। फिर हम आपको याद दिला दें कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक क्लास दिया रहे तब तो इट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर दो ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक क्लास दिया रहे और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिया रहे तो जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता जो क्लास का रूप लेकर नहीं आता, जैसे इसमें सब में आया, जो क्लास का रूप लेकर नहीं आता है
तो उसी शब्द से हम सेंटेंस की शुरुआत करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पर द बॉय दिया गया है, तो इसी शब्द से, इसी ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। इसमें अगर आप वरीयता क्रम में रखना चाहें तो वरीयता क्रम में इस वाक्य को पहली वरीयता देंगे और इसको हम दूसरी वरीयता देंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जहाँ पर हमको कम शब्द में पूरा भाव मिल जा रहा है तो वो हमारे लिए बेहतर है, और अगर अधिक शब्द में वही भाव मिल रहा है तो वो ग्राह्य नहीं है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा ग्रामर की दृष्टि से। इसलिए कम शब्द में पूरा भाव अगर मिल जा रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। इसलिए द बॉय इज नोन हु ब्रोक द विंडो, इसको ऐसे भी किया जा सकता है द बॉय इज नोन टू मी हु ब्रोक द विंडो, लेकिन प्रायोरिटी देना है सेकंड सेंटेंस को, सेकंड रूल को, सेकंड कॉन्सेप्ट को, बाकी दोनों अपने में सही है। इस तरह से अगर सेंटेंस में क्लास रिलेटेड कोई पैसिव वॉइस या सेंटेंस दिया गया है तो इसी नियम का पालन करते हुए हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो जिसको सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको याद दिला दें, जो लोग नए हों वो उनके लिए प्लेलिस्ट में हम पूरी क्लास हम सिस्टम से दे चुके हैं पैसिव वॉइस की। आप लोग चाहें तो पैसिव वॉइस की आप ऋचा एकेडमी ऑनलाइन की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखेंगे उसमें पूरे वीडियो आपको सिस्टम से मिल जाएगा। अगर शॉर्टकट देखना चाहें तो ऐसे जो टेक्निकल रूल है, कुछ छोटी छोटी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। दोनों कंडीशन में आपको डिटेल पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाना होगा, डिटेल नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है तो आपके समक्ष प्रस्तुत है ही है। ऐसी स्थिति में अगर आप लगातार चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास आपके जो आपको जो लाभदायक हो, आपके लिए जो बेहतर साबित होने लायक हो, वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और समय से उसका लाभ ले सकें। आज इतना ही, धन्यवाद।